हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम के इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। इसीलिए आप प्लीज़ नियमित रूप से इसको फॉलो कीजिए। ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेगा। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो अभी हम जो पहले करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे शांघाई सहयोग संगठन की। देखिए दोस्तों, शांघाई सहयोग संगठन, जिसे हम एससीओ के नाम से भी जानते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस बार जो है वो ये है कि इसकी एक काउंसिल की एक एनुअल मीटिंग होती है, परिषद की बैठक होती है, जिसकी 19वीं बैठक, परिषद की 19वीं बैठक का आयोजन भारत में किया जाना प्रस्तावित था। दोस्तों अभी इस पर क्योंकि कोरोना के चलते मुझे नहीं लगता कि ये बैठक होगी, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 19वीं परिषद की जो बैठक थी उसका आयोजन कहाँ किया जाना था तो भारत में था। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि जो भारत शांघाई सहयोग संगठन में 2017 में शामिल हो चुका है और भारत के साथ साथ ही 2017 में ही पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता दी गई थी। इस संगठन में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए गोतबाया राजपक्षे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में पिछले वर्ष यानी 2019 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और इसमें गोतबाया राजपक्षे जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये श्रीलंका में इनसे पहले इनके बड़े भाई जो है महिंदा राजपक्षे ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये जो है महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं और ये जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। 18 नवंबर 2019 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने मैत्रीपाल सिरिसेना का स्थान लिया है। गोतबाया से पहले जो है मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे या मेन ओपोनेंट थे वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी या सचिव थे, जिनका नाम प्रेमदास था। राजपक्षे को इस इलेक्शन में 52.25% वोट मिले हैं, जबकि प्रेमदास को 41.99% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब दोस्तों एक समझने वाली बात है कि श्रीलंका के चुनावों का भारत में क्या परिणाम या भारत पर क्या असर पड़ा है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और उस टाइम पर जो है चीन से श्रीलंका की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय था। उस समय चीन ने कुछ पनडुब्बियां, 2 चीनी पनडुब्बियों को अपने यहाँ खड़ा करने की इजाज़त श्रीलंका ने उन्हें दे दी थी और 2017 में हम्बनतोटा पोर्ट यानी हम्बनतोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए भी श्रीलंका ने जो है चीनियों को इजाज़त दी थी और इस सब के लिए, डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका ने चीनियों से बहुत ज़्यादा ऋण लिया था, जिस ऋण को समय से ना चुकाने के कारण श्रीलंका को हम्बनतोटा पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। श्रीलंका को दिखावे के लिए एक युद्धपोत भी चीन ने गिफ्ट किया हुआ है। इसके जरिए चीन हिंद महासागर में अपनी सैन्य पहुंच बना रहा है। चिंता का विषय ये है क्योंकि ये भारत है और ये हिंद महासागर है। अगर हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ता है तो भारत के लिए चिंता का विषय है और इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि ये जो सरकार है महिंदा राजपक्षे की, ये उस समय चीनियों के साथ थी और क्योंकि अब इनके छोटे भाई जो हैं गोतबाया राजपक्षे वो राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है अभी वापस से जो है श्रीलंका की नज़दीकी चीन के साथ बढ़े और कहीं ना कहीं इसका जाके भारत पर इसका कोई विपरीत असर दिखाई दे सकता है। श्रीलंका में एलटीटी नामक संगठन था, तो जब उस पर कार्रवाई का दौर चल रहा था तो गोतबाया राजपक्षे उस समय वहाँ के रक्षा सचिव थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी श्रीलंका के इलेक्शन से संबंधित। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर बात करते हैं। अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जिसे आप इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के नाम से जानते हैं, वहां पर भारत की ओर से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है सुरजीत एस भल्ला। ये देख सकते हैं आप, ये सुरजीत एस भल्ला हैं।
आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न। एक इंपॉर्टेंट न्यूज अगली, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। दोस्तों एक गलियारा बनाया गया है, एक गलियारा धार्मिक कारणों से एक गलियारा बनाया गया है, रिलीजियस पर्पस से है ये। दोस्तों क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब ये जो है गलियारा खुल चुका है। समझौते के अनुसार भारत के तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी अगर कोई भारतीय है और वो तीर्थ के पर्पज से पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, अगर वहाँ दर्शन के लिए जाना चाहता है तो अब कोई रुकावट नहीं है, वो सीधे इस गलियारे के माध्यम से वहाँ पर पहुँच सकता है, जिसमें भारतीय मूल के लोग वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। श्रद्धालुओं को अपने साथ एक बस पासपोर्ट ले जाना होगा, वैध पासपोर्ट, तथा पाकिस्तान प्रत्येक श्रद्धालु से $20 का शुल्क जो है लेगा। जो एक उन्होंने फीस निर्धारित करी है कि $20 वो पर पिलग्रिम से लेंगे, तो ये पाकिस्तान की तरफ से निर्धारित शुल्क है। करतारपुर गलियारा भारत में पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक साहिब को पाकिस्तान स्थित करतारपुर से जोड़ेगा तथा गलियारे की कुल लंबाई 4 किलोमीटर होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 2 किलोमीटर है ये। और करतारपुर गुरुद्वारे की अगर हम खासियत की बात करें तो करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारोवाली जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक जो हैं गुरु नानक देव, ठीक है, उनका जो है जीवन था और उनके जीवन के जो है अंतिम 18 वर्ष जो है वो यहीं बीते थे। तो सिख लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। उनका शुरू से ही वो लोग, पहले उनको जाने में बड़ी तकलीफ होती थी, पहले वो पासपोर्ट बनवाते थे, वीज़ा होता था और उसके फिर वो जा पाते थे। अब उनके लिए ये आसानी की एक चीज़ हो गई है कि वो लोग इसको विजिट ईजिली कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय। दोस्तों देखिए आप, दुनिया बहुत ही आधुनिक यानी मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुकी है। अब ये बहुत एडवांस्ड एज है। यहाँ पर कंप्यूटर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस नए दौर में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक जो है यूनिवर्सिटी बना दी है। तो दुनिया का पहला ग्रेजुएट लेवल, यहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में की जाएगी। इस विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप MBJUAE कह सकते हैं, होगा। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला ग्रेजुएट लेवल अनुसंधान आधारित यानी रिसर्च बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी होगी और जो स्नातक यानी जो ग्रेजुएट हैं छात्रों, व्यवसायों और सरकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सक्षम करेगी। यानी जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, गवर्नमेंट है, उन लोगों को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च वगैरह से अवगत कराएगी और फाइनली उनके जो है डेवलपमेंट में या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ये उसमें गवर्नमेंट में या ग्रेजुएट्स के जो है डेवलपमेंट में करेगी। देखिए अब है FATF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसने अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को ग्रे लिस्ट में रहने का फैसला बरकरार रखा है, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो उसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस स्थित इंटरगवर्नमेंटल संस्था है ये। इसका काम गैरकानूनी आर्थिक मदद, यानी आप जो है किसी नॉन लीगल वे में अगर आप किसी की इकोनॉमिक हेल्प कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाना है। जैसे कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नियम बनाना है। इसकी मदद टेरर फंडिंग को रोकने के नियम बनाना है और इस संगठन की जो है स्थापना वो 1989 में की गई थी। अभी कुल इसमें 39 सदस्य हैं और भारत 2010 में इसका सदस्य बना। तो इसकी एक ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, जिसे आप ये मान लीजिए कि अगर कोई ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में है तो उस देश को फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लोन लेने में काफ़ी समस्या आ सकती है। तो इसी के क्रम में जो है पाकिस्तान को अब जो है दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे कर्ज मिलने में काफ़ी कठिनाई होगी क्योंकि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और भारत के काफ़ी प्रयास रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान बराबर से टेरर फंडिंग करता आ रहा है तो भारत तमाम सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्तुत करता रहा है, जिसके कारण भी यह संभव है कि इस FATF ने ऐसा एक्शन लिया हो।
दोस्तों आगे देखते हैं जापान के नए सम्राट जिन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को औपचारिक तौर पर सिंहासन संभाला। इनका नाम है सम्राट नारूहितो। आपसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये बुल्गारिया की है, सॉरी ये बुल्गारिया ब्रैकेट में है, याद रख लेना, बुल्गारिया कंट्री है। बल्गेरिया, ये बल्गेरिया की रहने वाली है। इनसे पहले क्रिस्टीना लेगार्ड जो थी वो आईएमएफ की जो है डायरेक्टर थी, मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन अब वो यूरोपियन यूनियन के किसी बैंक की जो है चेयरमैन हो गई हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। अगली बात करते हैं दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन। देखिए दोस्तों, यानी हमारे देश से और किसी दूसरे देश में या किसी दो देशों के बीच में जब पाइपलाइन जाती है तेल की सप्लाई के लिए, पेट्रोल की सप्लाई के लिए, तो उसे हम क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम सप्लाई कहते हैं, पेट्रोलियम पाइपलाइन कहते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य डाली गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में पाइपलाइन बिछाई गई है। 10 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संयुक्त रूप से जॉइंटली उन दोनों ने उद्घाटन किया। और यह पाइपलाइन भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए भारत द्वारा बिछाया गया है। देखिए दोस्तों, भारत से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो इस पाइपलाइन के जरिए जो है नेपाल तक उनकी सप्लाई पूरी हो सकेगी। इस पाइपलाइन की पूरी जो लेंथ है वो 69 किलोमीटर है और ये बिहार में मोतीहारी से और नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर तक बिछाई गई है। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में यानी 9 से 12 सितंबर 2019 को 24वीं विश्व ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन का आयोजन आपसे पूछा जा सकता है कहाँ किया गया, अबू धाबी में किया गया। इस सम्मेलन में ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, कैसे जो है एनर्जी से जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक जो है बिजली को पहुंचाना है, पूरे विश्व में जो है बिजली की सप्लाई बनी रहे, इन्वायरमेंट को लेके जो है इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम लोग ज़्यादातर जो है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फ्यूल पे ज़्यादा हम लोग निर्भर करते हैं, जैसे कोल वगैरह हो गए, उनका यूसेज कम करके ग्रीन फ्यूल की तरफ या ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें ज़्यादा स्विच करना चाहिए। इन सब बातों पे ये लोग चर्चा करते हैं। इस साल इनकी थीम थी समृद्धि के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। हम आने वाले दिनों में आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद अगर दोस्तों आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आईएएस और आरएएस के लिए तैयारी कराते हैं और ये जो भी हम कराएंगे इसमें आपको और भी एग्जाम जैसे आरपीएससी से रिलेटेड या आरएसएम एसएसबी से रिलेटेड एग्जाम्सों में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको एक और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी वेरियस एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आईएएस और आरएएस प्रमुख हैं। सरदार पटेल आश्रम जो है कोटा में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम दोबारा आपके साथ उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।